सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता में पिछली क्लास में आपने प्रायिकता की परिभाषा पढ़ ली थी, सैंपल स्पेस पढ़ लिया था उससे पहले, और उन पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल किए थे। अभी भी अपन कुछ और जीरो लेवल वाले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 16, 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह में से 2 बच्चे चुने जाते हैं। दोनों बच्चे लड़के होने की घटना के प्रतिदर्श बिंदु हैं। दोबारा से, From a group of 3 boys and 2 girls, 2 children are selected at random. The sample points of the event that both selected children are boys is. तो दोनों ही कैसे हों? बॉयज हों। अब देखें, इसमें आपके जो ग्रुप दे रखा है उसमें 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो आपको तो लड़कों में से ही चुनना है। मान लेते हैं लड़के तो हैं आपके पास B1, उनके नाम दे दिए आपने B1, B2, B3, और लड़कियों के नाम हैं G1, G2। अब 2 बच्चे चुने जाने हैं, तो 2 बच्चे चुने जाने कितने तरीके हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहा है दोनों बच्चे लड़के होने की घटना के प्रतिदर्श बिंदु हैं, मतलब सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट दैट बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रंस आर बॉयज। तो देखें, B1 और B2 हो सकते हैं, B1 और B3 हो सकते हैं, B2 और B3 हो सकते हैं। तो 3 केस हो गए। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? B1, B2, B1, B3, B2, B3। फर्स्ट ऑप्शन देखें, B1, B2, B1, B3, B2, B3। फिर लिखा है B2, B1, B3, B1, B3, B2। इनको डबल ऑर्डर चेंज करके और लिख दिया। तो ये संभव नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे राम और श्याम को चुना, राम और श्याम चुने और श्याम और राम चुने, दोनों का मतलब एक ही है। क्रम बदलने से कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ क्रम का कोई महत्व भी नहीं है। ग्रुप है, समूह है, तो समूह है तो क्रम का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा? B1, B2, B1, B3, B2, B3। ये हुआ। 3 लड़के और 2 लड़कियों के समूह में से 2 बच्चे चुने गए। दोनों चुने गए बच्चे लड़के हों, उनके पॉइंट ये हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18, 3 लड़कों एवं 2 लड़कियों के समूह में से 2 बच्चे चुने जाते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। चुने दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की होने की घटना के प्रतिदर्श बिंदु हैं। अब 2 बच्चे चुने गए, दोनों में कम से कम एक लड़की हो। अगेन दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। द सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेलेक्टेड आर। तो एक गर्ल सेलेक्ट हो तो कौन से हों? तो देखिए, अगर जीवन सेलेक्ट कर लिया, जीवन सेलेक्ट कर लिया तो जीवन के साथ क्या हो सकता है? अब कम से कम एक लड़की की बात थी, तो एक लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। तो जीवन के साथ B1 हो सकता है, जीवन के साथ B2 हो सकता है, जीवन के साथ B3 हो सकता है। हाँ, 3 बॉयज हैं, तो जीवन के साथ आपका कौन सा हो सकता है? B1, B2, B3, कुछ भी हो सकता है। साथ साथ ऐसा हो सकता है, अगर G2 चुनी जाती तो G2 के साथ B1 हो सकता है, G2 के साथ B2 हो सकता है, G2 के साथ B3 हो सकता है। ये केस हो गए। अब उसके साथ कम से कम एक लड़की की बात थी, तो दूसरी लड़की भी तो हो सकती है, तो इनकी G1, G2 ये हो सकता है। तो कुल कितने पॉइंट हो गए? 3, 3, 6 और 7 हो गए। अब देखें, बी ऑप्शन देखते हैं। G1, G2, G1, B1, G1, B2, G1, B3, G2, B1, G2, B2, G2, B3, यही वाला केस आ गया। पहले में तो G1, G2, G3 लिखा है, सी में सिर्फ अकेली G1 आ गई है, जबकि 2 बच्चे चुने जाते हैं। डी वाले में भी देखें, डी वाले में आपके पास G1, G2, G1, B1, G1, B2, G1, B3, G2, B1। अच्छा, इसमें रिवर्स भी दे रखे हैं, जैसे G1, B1, B1, G1, तो ये अलग अलग है ही नहीं। तो कौन सा आंसर रहा आपका? बी आंसर रहा। 2 बच्चे चुने जाने, दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की हो, तो एक लड़की G1 हो जाए और कोई भी एक लड़का हो जाए, एक लड़की G2 हो जाए, बाकी कोई लड़का हो जाए, या दोनों लड़कियां हो जाएं। तो कुल 7 केस रहे, और जो सेकंड ऑप्शन में दे रखे, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की यानी कि एक या एक से अधिक लड़की। फिर आगे देखते हैं। एक सिक्के को 700 बार उछाला गया और आने वाले परिणामों में 360 चित और 340 पट प्राप्त हुए। चित न आने की प्रायिकता है। दोबारा पढ़ते हैं। ए कॉइन इज थ्रोन 700 टाइम्स and the outcomes are noted as 360 heads and 340 tails. The probability of not having a head नहीं, चित नहीं, चित नहीं आए,
चित नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि पट आए। तो पट आने की प्रायिकता पूछिए आपसे, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? पट आने की स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। पट कितने प्रकार से आ रहा है? 340 प्रकार से। और कुल की स्थितियां कितनी है? 700। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से और कैंसिल हो गए, 17/35। तो कौन सा आंसर आ? डी आंसर आ गया। क्या था? 700 बार सिक्के को उछाला, 360 बार तो उसमें से चित आया और 340 बार पट आया। आपसे कह रहा है तो किसी भी एक घटना में चित्त न आने की प्रायिकता पूछिए। तो चित्त न आने की प्रायिकता यानी कि हेड आने की प्रायिकता। चित्त नहीं आए, चित्त नहीं आए यानी कि हेड आए, वो पट आए, टेल आए। तो पट आने की स्थितियाँ कितनी है? 340 बार पट आ रहा है और कुल स्थितियाँ कितनी है? 700। तो 340/700 क्या होता है? अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। तो 340/700 17/35 हो गया। और देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं और जो छोटे एग्जाम होते हैं छोटे लेवल के, जिनमें 10 तक का सिलेबस आता है, उन सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अपनी 1-2 क्लासों में। तो आप ये देख सकते हैं। 20, एक सिक्के को 700 बार उछाला गया और आने वाले परिणामों में 360 चित और 340 पट आए। पट न आने की प्रायिकता, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है लेकिन पूछी दूसरी बात है। एक बार और पढ़ते हैं। ए कॉइन इज थ्रोन 700 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज 360 हेड्स एंड 340 टेल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ए टेल। नॉट टेल, नॉट टेल यानी कि पट नहीं, पट नहीं आने की प्रायिकता। पट नहीं आएगा तो क्या आएगा? चित आएगा, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। और हेड कितनी बार आया है? 360 बार। तो 360/700 कितना हो गया? 18/35 हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन और बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया। 700 बार सिक्के को उछाला, 360 बार हेड आया और तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 360/700। आपसे पूछा था टेल नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता। पट नहीं आएगा तो क्या आएगा? हेड आएगा। तो हेड आने की स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। प्रायिकता की परिभाषा आपने पढ़ लिया, आप जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? उस घटना की अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल केसेज अपॉन कुल स्थितियाँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 360/700 आ गया 18/35। एग्जाम्पल 21, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया। इन पर आए परिणामों को लिखा गया। इनमें 105 2 बार चित आए, यानी कि हेड हेड आ गया, वो कितनी बार आया? 105 बार। 275 बार एक चित आए, हेड टेल या टेल हेड, ये कितने आए? ये आपके 275 बार आए। और 120 बार कोई भी चित प्राप्त नहीं हुए, कोई भी चित नहीं हुए यानी टेल टेल आए, ये कितनी बार आया? 120 बार आया। कह रहा है इन सिक्कों पर 2 पट आने की प्रायिकता। दोबारा से पढ़ते हैं। 2 coins are tossed simultaneously 500 times and outcomes are noted as 2 heads 105 times, 1 head 275 times and no head 120 times. Find the probability of occurrence of 2 tails. 2 टेल आने की प्रायिकता पूछिए। तो डबल टेल, occurrence of 2 tails, 2 पट आने की प्रायिकता। 2 पट कितनी बार आ रहे हैं? 120 बार। तो 120 अनुकूल स्थितियाँ हो गई। कुल स्थितियाँ कितनी है? 500। तो 500 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 6/25। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। ये फर्स्ट आंसर आ गया। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन। 2 सिक्कों को उछाला गया, 2 सिक्कों पर 2 पट आने की प्रायिकता। तो 2 पट आने की स्थितियाँ कितनी थी? 2 पट आने की स्थितियाँ थी 120, कुल स्थितियाँ थी 500। तो 120/500 6/25 हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया। वही एक्सपेरिमेंट है, उस पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है। इन पर आए परिणामों को लिखा गया। इनमें 105 बार 2 चित, 275 बार 1 चित और 120 बार कोई चित नहीं प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर 2 चित आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, हेड हेड, 2 हेड कितनी बार प्राप्त हुए? 105 बार। तो 105 अनुकूल स्थितियाँ हो गई। कितनी बार सिक्कों को उछाला गया? 500 बार। तो ये हो गया।
फिर कैंसिल कर देते हैं, पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, 21/100, तो यही आ गया और कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो 21/100। दोबारा से 2 सिक्कों को उछाला, साथ साथ उछाला, कितनी बार उछाला? 500 बार। 2 हेड कितनी बार आए? 105 बार। तो क्या निकालना था आपको? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 हेड्स। तो 2 हेड 105 बार आए, कुल 500 स्थितियाँ थी, 105/500 हो गया, 21/100 आंसर आ गया। नेक्स्ट, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया, इन पर आए परिणामों को लिखा गया। इनमें 105 बार 2 चित, 275 बार 1 चित और 120 बार कोई भी चित नहीं प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर 1 चित आने की प्रायिकता। अगेन 2 coins are tossed simultaneously 500 times and outcomes are noted as 2 head 105 times, 1 head 275 times and no head 120 times. The probability of occurrence of 1 head is 1 head. तो probability of 1 head, 1 head यानी कि 1 चित आने की प्रायिकता। तो 1 चित कितनी बार दे रखा है आपको? 1 चित दे रखा है ये 275 बार। तो अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल केसेज कितने हो गए? 275। कुल केसेज कितने दे रखे हैं? 500/500 कर दिया। तो क्या हुआ? 25 से कैंसिल हो गया, 25 5 और ये आ गया 20, 11/20, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सामान एक ही एक्सपेरिमेंट पे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी पर। अभी क्या था? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, 2 सिक्के 2 हेड कितनी बार आ रहे थे? 105 बार। 1 हेड कितनी बार आ रहा था? 275 बार। और एक भी हेड नहीं, यानी कि 2 टेल कितनी बार आ रहे थे? 120 बार। उस पर आपसे प्रायिकता पूछ ली कि 2 हेड आ जाएं, 2 टेल आ जाएं, 1 चित आ जाए, और भी बन सकते हैं इस पर क्वेश्चन, कितने भी बना सकते हैं। आपको फाइनली ये याद रखना है कि जो भी घटना है उसकी अनुकूल स्थितियाँ ऊपर आ जाएंगी और नीचे कुल स्थितियाँ, उससे प्रायिकता आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं उसी पे और क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया है, इन पर आए परिणामों को लिखा गया। इनमें 105 बार 2 चित, 275 बार 1 चित और 120 बार कोई भी चित प्राप्त नहीं हुए। इन सिक्कों पर कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता। पहले आपसे पूछी थी 2 चित, फिर एक बार पूछा 1 चित, अब कह रहे हैं कम से कम 1 चित। एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और मोर देन 1। कम से कम 1 चित यानी कि 1 या 1 से अधिक चित, यानी कि इसमें 1 चित वाले भी आ गए केस और प्लस 2 चित वाले भी केस आ गए। तो ये कौन सा है? कम से कम 1 चित वाली स्थितियाँ हो गई। तो कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता, यानी कि 1 या 1 से अधिक चित आने की प्रायिकता। 1 चित कितनी बार आ रहा है? 275 बार। और 2 चित कितनी बार आ रहे हैं? 105 बार। तो ये तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई। और कुल स्थितियाँ कितनी है आपकी? 500। 275 और 105, 380 हो गए, 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? ये 19/25 आ गया। ये आपका 19/25 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। क्या कर रहे हैं आप? अनुकूल स्थितियां गिन रहे हैं। अनुकूल स्थितियां किसकी? जो घटना दे रखी है। कौन सी घटना है? अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। 2 सिक्कों को छालने पर कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम 1 चित का मतलब है 1 या 1 से ज़्यादा चित। तो 1 चित वाली स्थितियाँ प्लस 2 चित वाली स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, 380/500 हुआ, वो 19/25 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला गया, इन पर आए परिणामों को लिखा गया। इनमें 105 बार 2 चित, 275 बार 1 चित और 120 बार कोई भी चित प्राप्त नहीं हुए। इन सिक्कों पर अधिकतम 1 चित आने की प्रायिकता, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 मीन्स 1 और लेस देन 1। पहले क्या था? एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 कम से कम 1। कम से कम 1 में क्या आता है? 1 या 1 से अधिक। अब कह रहा है अधिकतम 1। अधिकतम 1 यानी कि 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम हेड। इसकी प्रायिकता अधिकतम 1 हेड यानी 1 या 1 से कम हेड। 1 या 1 से कम हेड यानी कि 0 हेड और 1 हेड।
जीरो हेड आने की स्थितियाँ और एक हेड आने की स्थितियाँ। एक हेड कितनी बार आया? 275 बार, और कोई भी हेड नहीं आया 120 बार। तो 120 प्लस 275 बटे 500 कितना हो गया? ये 395। 395 अपॉन 500, तो 395 को आपने क्या किया? 5 से कैंसिल कर दिया, तो वो आ गया 79 अपॉन 100। 395 अगर 400 होते तो 80 बार हो जाता, तो 79 टाइम्स हो गया 79 अपॉन 100। तो आप देख सकते हैं दो सिक्कों को उछालने पर कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्या क्या हुआ? आपने दो चित पूछ लिए, दो सिक्कों को उछाला तो दो चित आने की प्रायिकता पूछ ली, दो हेड आने की प्रायिकता पूछ ली, एक चित आने की प्रायिकता पूछ ली। इसी को एक पट आने की भी कह सकते थे। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड यानी कि एक या एक से अधिक हेड। अब कह दिया अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता। अधिकतम एक हेड हो गया तो अधिकतम एक हेड यानी कि एक या एक से कम हेड, और कम से कम एक या एक से ज़्यादा। एट मोस्ट वन, वन और लेस देन वन यानी कि जीरो हेड प्लस एक हेड। दोनों की स्थितियाँ काउंट की और कुल स्थितियाँ 500 थी। तो आपका आंसर आ गया 79 बटे 100। 26, एक पासे को 800 बार फेंकने पर जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आए अंकों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के आने की बारंबारता निम्नानुसार है। यानी कि अभी दो सिक्के फेंक रहे थे, अब आपने क्या किया? एक पासा ले लिया, पासे को 800 बार फेंका, और पासे को फेंकेंगे तो ऊपर वाली फेस पे जो आएगा वही रिजल्ट माना जाता है। ऊपर वाली फेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आए वो सारे लिखे हुए हैं। 1 144 बार आया, 2 152 बार आया, 3 136 बार, 4 128 बार, 5 118 बार, 6 122 बार। सबका सम अपने पास देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। अब कह रहा है पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे पर कैसा है? विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? 135। एक बार और पढ़ते हैं। ए डाई इज थ्रोन 800 टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम्स ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर नोटेड और दीज आर एज फॉलोज। आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। प्रायिकता किसकी? ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर आने की यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है आपसे कि विषम संख्या कितनी बार, मतलब विषम संख्या की प्रायिकता क्या है। यहाँ विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 3 या 5 आए। तो एक आने की स्थिति कितनी है? एक कितनी बार आ रहा है? 144 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 136 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है? 118 बार आ रहा है। और कुल कितनी स्थितियाँ हैं? 800। तो ये प्रायिकता हो गई। क्या होती है प्रायिकता? प्रायिकता होती है आपकी कुल स्थितियाँ अपॉन अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। एक पासे को 800 बार फेंका गया और उस पर आए परिणामों को नोट किया गया। एक कितनी बार आया? 2, 3, 4, 5, 6। फिर कह रहा है कि उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो विषम अंक आने की स्थितियाँ अपन ऊपर लिख ली और कुल स्थितियाँ नीचे हो गई। तो देखते हैं अपने पास क्या आएगा। हाँ, 136, 44 ये हो गया आपका 280, 280 और एक ये 398 बटे 800 हो गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं अपन। 2 से 398 बटे 800, तो ये 199 अपॉन 400 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया। 398 डिवाइडेड बाई 2 199, तो इतना आ गया 199 अपॉन 400। तो कौन सा आंसर आ गया आप देख सकते हैं इसमें, ये 199 अपॉन 400 सी आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या था। एक पासे को उछाला गया, 800 बार फेंका गया और 800 बार फेंका गया। जो उस पासे पर अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए उनको अपन ने काउंट कर लिया। फिर आपसे पूछा है कि पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे विषम अंक कितनी बार आ रहा है। विषम अंक कौन सा हो सकता है? विषम संख्या कौन सी है? 1 या 3 या 5। आपने देखा 1 144 बार आ रहा है, 3 136 बार आ रहा है, 5 118 बार आ रहा है। तीनों को जोड़ दिया तो विषम संख्या आने की स्थितियाँ हो गई। कितनी हो गई वो? 398। और कुल स्थितियाँ कितनी थी? 800।
2 से डिवाइड कर दिया, 199/400 सी आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासे को 800 बार फेंकने पर जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आए अंकों 1 2 3 4 5 और 6 के आने की बारंबारता निम्नानुसार है। वही दे रखा है। अब पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दोबारा से पढ़ लें। ए डाई इज थ्रोन 800 टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आर एज फॉलोज। आउटकम्स लिख दिए और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या इवन नंबर आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई। तो इवन नंबर कौन से आएंगे, यानी कि 2 या 4 या 6 आने की प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं इनकी अनुकूल स्थितियां। 2 के आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 152। 4 आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 128। और 6 आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 122। 128, 122, 150, 250 यानी कि, और ये हो गया 402, 402/800। फिर 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 201/400। कौन सा आंसर आ गया, 201/400 बी आंसर आ गया आपका। ये वही पहले की तरह सेम क्वेश्चन। एक पासे को 800 बार फेंका, कौन सा अंक कौन सी फेस पर कितनी बार आया वो आपने नोट कर लिया। फिर आपसे पूछा कि सम अंक आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन कौन सी थी, 2 कितनी बार आ रहा है, 152 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 128 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 122 बार। तो सम अंक आने की स्थितियां आपने कैलकुलेट कर ली। नीचे कुल स्थितियां, तो अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, 402/800, 201/400 आ गया। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासे को 800 बार फेंकने पर जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आए अंकों 1 2 3 4 5 और 6 के आने की बारंबारता निम्नानुसार है। अब वो पासे पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता है। वही एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक सिंगल डाई को आप फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंका, 800 बार। 800 बार में ऊपर वाली फेस पर जो अंक आए उनकी काउंटिंग आपने लिख रखी है। फिर आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। तो किसकी प्रायिकता पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि 2 या 3 या 5 आने की प्रायिकता। तो इनकी अनुकूल स्थितियां ले लेते हैं आप। 2 आने के केस कितने, 2 कितनी तरह से आ रहा है, 152 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 136 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है आपका 118 बार आ रहा है। सबको जोड़ दिया और कुल स्थितियां कितनी है, 800। तो कितना हो गया, 152 8 60 यानी कि 270, 270 और ये हो गया 300 यानी कि 406/800। तो कितना हो जाएगा ये, 203/400। तो ये 203/400 कौन सा केस आ गया, देखें इसमें पहला ऑप्शन आ गया। बिल्कुल सामान्य तरीके से क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, 10th के सिलेबस पर आधारित जितने भी एग्ज़ाम हैं, बैंकों के एग्ज़ाम होते हैं, रीट वाला एग्ज़ाम हो रहा है, इन सब में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। एक पासे को फेंका, 800 बार फेंका, अलग अलग जो अंक आए उन पर आपने काउंटिंग कर ली, कौन सा अंक कितनी बार आया है। अब इस पर कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। आपसे पूछ लेता 3 आने की प्रायिकता, तो 3 आने की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। आपसे पूछता 4 आने की प्रायिकता, तो ऊपर 4 आने की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। आपसे पूछा सम अंक आने की स्थितियाँ, तो सम अंक कौन कौन से हो रहे थे, 2 4 6, उनकी स्थितियाँ काउंट की, नीचे कुल स्थितियों से भाग दे दिया। विषम अंक आने की, अभाज्य अंक आने की, कितने भी क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं। और भी कह सकते हैं कि 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बेसिक थीम यह कॉन्सेप्ट को समझें, अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियां, ये उस घटना की कैलकुलेट करनी है और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में रख देना है।
एक पासे को 800 बार फेंकने पर जो परिणाम प्राप्त हुए उनमें आए अंकों 1 2 3 4 5 और 6 के आने की बारंबारता निम्नानुसार है। वही क्वेश्चन दे दिया। पर अब पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज। तो ग्रेटर देन 4, ये जो संख्या है, संख्या कैसी आए? 4 से बड़ी आए, इसके आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? यानी कि 5 या 6 आए। तो 5 कितनी बार, 5 और 6 कितनी बार आ रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं। 5 आ रहा है आपके पास 118 बार, 6 कितनी बार आ रहा है? 122 बार। तो 118 प्लस 122 बटे 800, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया? 240। तो ये कितना हो गया? 240 बटे 800। 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 8 से कैंसिल हो गए, 3/10। तो ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? 3/10, बी ऑप्शन आ गया आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट पे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो आप देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अलग टाइप का आ गया। पहले सिक्कों को फेंक रहे थे, पासों को फेंक रहे थे, अब एक अलग आ गया क्वेश्चन। टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पृष्ठ पर 200 फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, दूरभाष संख्याएं लिखी हुई हैं। उनके इकाई के स्थान पर आए अंकों की बारंबारता नीचे दी सारणी के अनुसार है। मतलब क्या? टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होते हैं? सभी लोगों के फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। तो अब यहाँ क्या है? टेलीफोन डायरेक्टरी का कोई एक पेज है, उस पर 200 लोगों के नंबर लिखे हैं। लेकिन 200 लोगों के नंबर्स के जो फ़ोन नंबर लिखे हैं, उनकी जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, उनकी डिटेल दे रखी है। लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। 0 कितनी बार आ रहा है? 0 22 बार आ रहा है। 1 26 बार, 2 22 बार, 3 22 बार, 4 20 बार, 5 10 बार, 6 14 बार, 7 28 बार, 8 16 बार और 9 20 बार आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? इस पृष्ठ को देखे बिना एक अंक यादृच्छा चुना गया। इकाई के स्थान पर अंक 6 आने की प्रायिकता बताओ। इकाई के स्थान पर 6 कितनी बार आ रहा है, वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो पूछिए। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit is given in the following table. डिजिट दे रखी है और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो अभी अपन देख रहे थे। विदाउट लुकिंग एट द पेज, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6। यानी कि इकाई के स्थान पर या इकाई का अंक 6 होने की, इकाई का अंक 6 होने की प्रायिकता पूछी आपसे। प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट इज 6। तो 6 कितने प्रकार से आ सकती है आप देख सकते हैं। 6 14 प्रकार से आ रही है। कुल कितने नंबर थे? 200। तो 200 से भाग दे दिया, 2 से कैंसिल हो गया, 7/100 आ गया। 7/100 कौन सा ऑप्शन आ गया आप देख सकते हैं? बी ऑप्शन आ गया। फाइनली वही सीधी सी बात है, जिस घटना की भी प्रायिकता पूछी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसकी सहायता से उस घटना की अनुकूल स्थितियां देखेंगे और कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियों में कुल स्थितियों से भाग दे देंगे, आपके पास जो आ जाएगा आंसर वही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक ऑप्शन दे रखे थे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार आते रहते हैं, सब जगह आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ और हैं, उनकी लिस्ट बनाई हुई है, वो अपन करते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ऑन 2 कॉइन्स टॉस्ड। तो पहले तो अपन ये देखें कि 1 हेड का सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस होता है 1 हेड का, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के उछाले हैं, तो 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस बनाएं आप। 2 सिक्कों की उछाल का सैंपल स्पेस 2 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 1 हेड यानी कि हेड टेल, टेल हेड, और 2 टेल आ सकते हैं। ये 2 सिक्कों की उछाल का सैंपल स्पेस है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ऑन 2 कॉइन्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड आने की प्रायिकता। तो 1 हेड कितनी स्थितियों में आ रहा है? 2 स्थितियों में। कौन कौन सा? हेड टेल, टेल हेड। और कुल स्थितियां कितनी हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2।
दो सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता 2/4 1/2 हो गई। बेहद आसान क्वेश्चन। अपन ने जो सैंपल स्पेस बनाए थे पिछले से पिछली क्लास में, तो वो सारे सैंपल स्पेस आप एक बार प्रैक्टिस करके रखेंगे और ये आपको लर्न होना चाहिए कि किसमें कितने केस आ रहे हैं, और लर्न होंगे। बहुत आसान है। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे, याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, वही सैंपल स्पेस आपके पास पहले से बना हुआ है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड ऑन 2 कॉइन्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, एक हेड। तो कम से कम एक चित्त का मतलब है एक या एक से ज़्यादा चित्त। तो एक या एक से ज़्यादा चित्त कितने केस हो गए, ये 3 केस हो गए। और अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। दो सिक्कों को उछालने पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 सिक्के भी उछाल सकते हैं, 4 भी उछाल सकते हैं, ज़्यादा भी उछाल सकते हैं। तो सिंपल केस है में 2 और 3 के बनते हैं। दोनों के सैंपल स्पेस आपने बनाए थे, आसान है, तो उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इस तरह से दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 3/4 हो गई। फिर अगला क्वेश्चन वही, दो सिक्कों को उछालने पर अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड ऑन 2 कॉइन्स। फिर वही 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस आपने लिख रखा है, क्या है, एच एच, एच टेल, टेल एच, टेल टेल। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड। अधिकतम एक हेड का मतलब है एक या एक से कम हेड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्लास में 10 नंबर का टेस्ट लिया और टीचर ने कहा कि वो सारे बच्चे खड़े हो जाओ जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर आया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर आया है यानी कि 1 और 1 से कम नंबर वाले, मतलब 0 नंबर वाले भी खड़े होंगे और 1 नंबर वाले भी खड़े होंगे। ऐसा ही यहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, तब तो क्या होगा, 1 या 1 से कम वाले खड़े होंगे। अगर वो कहता है कि कम से कम 5, तो कम से कम 5 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो वाले होते। अब ये कह रहा है अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड, 1 या 1 से कम हेड। 0 हेड वाले भी आएंगे और 1 हेड वाले भी आएंगे। तो इसमें कितने हो गए, फिर वही 3 केस हो गए। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। एक हेड के तो 2 केस हो गए और 1 से कम हेड, 0 हेड यानी कि 2 टेल वाला वो 0 हेड हो गए, तो 3/4 आ गया। तो जैसे जैसे आप इसको क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल उसी तरह से करना है। दो सिक्के उछालें तो पहले तो अपन को ये देखना है दो सिक्कों को उछालेंगे कितने तरह से, वो सैंपल स्पेस में आ गए सारे। फिर कम से कम एक हेड में 1 या 1 से कम हेड, अधिकतम एक हेड में 1 या 1 से, कम से कम एक हेड में 1 या 1 से ज़्यादा हेड, अधिकतम एक हेड में 1 या 1 से कम। यहाँ अधिकतम हेड 1 हेड, तो 1 और 1 से कम हेड यानी कि 0 हेड और 1 हेड वाली स्थितियाँ ली। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड ऑन 3 कॉइन्स टॉस्ड। अब 3 सिक्कों के बाद हो गई, तो 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस ये भी आपने लिखा हुआ है पहले। हो सकता है तीनों हेड आ जाएं। कितने केस थे ये आपको याद करके रखने हैं, जो सैंपल स्पेस अपन ने क्लास में बनाए थे। 3 हेड की 1 स्थिति आती है, 2 हेड की 3 स्थितियाँ आती हैं, 1 हेड की 3 स्थितियाँ आती हैं और 0 हेड की 1 स्थिति आती है। अब ये क्वेश्चन पूछा है एक चित, तो सीधा लिख देंगे आप 3/8। क्यों 3/8 लिख देंगे, क्योंकि एक चित आने की 3 स्थितियाँ हैं। कौन सी स्थितियाँ हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। हेड हेड हेड, तीनों हेड आ गए, या 2 हेड आ गए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 2 हेड वाली स्थितियाँ हो गई। फिर 1 हेड वाली स्थितियाँ देखते हैं। 1 हेड वाली क्या आएगी, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। फिर एक भी हेड नहीं आए वो वाली स्थितियाँ हो गई, हेड वो टेल टेल टेल, तीनों टेल आ जाएंगे। तो इसलिए कितनी स्थितियाँ जो ब्लैक वाली हैं वो 1 हेड वाली स्थितियाँ हैं। तो प्रायिकता कितने की, एक चित आने की, एक चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 आ गई।
बाकी आपको याद करके रखना है, जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल स्थितियाँ कितनी आएंगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 स्थितियाँ आएंगी। सैम्पल स्पेस अपन ने बनाया था, एक बार मैं दोबारा बता दूं उसी को। पहला सिक्का उछाला आपने, पहले सिक्के पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दूसरा सिक्का उछालें तब पहले पे हेड आ गया तो दोबारा भी फिर हेड आ सकता है, या अब हेड आ गया तो फिर टेल आ सकता है। पहले सिक्के पे टेल आ गया तो दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 2 सिक्कों की बात देखें तो क्या आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। लेकिन यहाँ 3 सिक्कों की बात हो रही है। अब तीसरा सिक्का उछालते हैं, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तो तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तो तीसरे पे फिर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तो तीसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तो तीसरे पे फिर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कुल कितने केस हो गए, हेड 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 एक केस, हेड हेड टेल दूसरा, हेड टेल हेड तीसरा, हेड टेल टेल चौथा, टेल हेड हेड पांचवा, टेल हेड टेल छठा, टेल टेल हेड सातवां, टेल 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 आठवां। तो यही केस अपन ने लिखे थे। इनको कैसे लिख देते हैं, अगर सैम्पल स्पेस एस से डिनोट करें तो 3 हेड वाली स्थितियां 1, 2 हेड वाली स्थितियां 3, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 1 हेड वाली स्थितियां 3, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और 0 हेड वाली स्थिति 1, यानी कि तीनों टेल आ जाएं। तो इस तरह से आप जब भी 3 सिक्के उछाले जाएंगे इसी सैम्पल स्पेस पर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड यानी कि 1 या 1 से अधिक हेड। कम से कम एक हेड का मतलब है 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड। इसकी प्रायिकता आपसे पूछिए। तो भी आपने देखा था 1 हेड कितनी प्रकार से आ रहा है, 3 प्रकार से। 2 हेड कितनी प्रकार से आ रहे हैं, 3 प्रकार से। 3 हेड 1 प्रकार से, बटे 8, तो 7/8 हो गई। यानी जो पीछे सैम्पल स्पेस आपने बना रखा है, 3 हेड वाली स्थितियां कितनी है, 3 हेड वाली स्थितियां 1 है, 2 हेड वाली स्थितियां 3 है, 1 हेड वाली स्थितियां 3 है, और 0 हेड वाली स्थिति 1 है। आपसे कह रहा था कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और मोर देन 1 हेड। तो 1 हेड वाली 3, 2 हेड वाली 3, 3 हेड वाली 1, तो 3 + 3 + 1 7 हो गया। तो इस तरह से आपकी जो ये प्रायिकता है कितनी हो गई, 7/8 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिक 3 सिक्कों को उछालने पर अधिकतम 1 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। उसी एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन चल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड ऑन 3 कॉइन्स टॉस्ड। 3 सिक्के उछाले, तो 3 सिक्कों को उछालने पर अधिकतम 1 हेड आए। एट मोस्ट 1 हेड, अधिकतम 1 हेड। तो अधिकतम 1 हेड यानी कि 1 या 0 हेड। 1 हेड अभी आपने देखा 3 प्रकार से, 0 हेड 1 प्रकार से, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो गए। सैम्पल स्पेस अभी बनाया था, उसी सैम्पल स्पेस से फिर आपने देखा अधिकतम 1 हेड, 1 या 1 से कम हेड। 1 या 1 से कम हेड यानी कि 1 हेड या 0 हेड। 1 हेड की 3 स्थितियां थी, 0 हेड की 1 स्थिति थी। 0 हेड यानी कोई भी हेड नहीं आ रहा, कोई भी हेड नहीं आ रहा यानी कि तीनों टेल आ रहे हैं, तो वो 4/8 1/2 हो गई। 37 3 सिक्कों को उछालने पर चित्त और पट एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आप देख सकते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट पे कितने भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली ऑन 3 कॉइन्स टॉस्ड। मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, या वैसे ही इसका ही केस देख लें। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, ये तो 2 अनुकूल स्थितियाँ हो गई, और कुल स्थितियाँ कितनी हैं 8, तो 2/8 हो गया। फिर प्रायिकता एच व टेल एकांतर क्रम में आने की, ऑल्टरनेटली अकर करने की।
कितना हो जाएगा 2/8, 1/4 आ गया। पूरा सैंपल स्पेस एक बार दोबारा बना देता हूँ। देखें सैंपल स्पेस जो पीछे बनाई था अभी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर एक हेड वाली लेंगे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। कौन सी स्थितियाँ थी आपकी? एकांतर क्रम से आने पर तो एक तो हेड टेल हेड ये वाली हो गई और टेल हेड टेल ये वाली हो गई। 2 अनुकूल स्थितियाँ और कुल स्थितियाँ कितनी? कुल स्थितियाँ 8, तो 2/8, 1/4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पासों को साथ साथ उछालने पर उन पर असमान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब 2 पासों के सैंपल स्पेस को याद करो। 2 पास फेंकते हैं, पहले पासे पर 6 प्रकार से आएगा, दूसरे पासे पर भी 6, कुल स्थितियां तो होती हैं 36। अब 36 में कौन कौन सी स्थितियां होती हैं ये आपको याद होगा। अगर पहले पासे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आएगा तो दूसरे पासे पर क्या आएगा? दूसरे पासे पर कोई भी अंक आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। देखें मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, इधर लिख देता हूँ, वहाँ प्रायिकता लिखेंगे। पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। अब वो कह रहा है असमान अंक आने की प्रायिकता, तो समान कौन कौन से हैं? समान इसमें 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। समान अंक कितने प्रकार से आएगा? 6 प्रकार से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो असमान अंक कितने आएंगे? बाकी सारे पद असमान अंक वाले ही हो गए। तो 2 पासों पर असमान अंक आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट डिजिट ऑन 2 डाइस टॉस। तो डिफरेंट केस कितने हो रहे हैं? 30 और कुल कितने हैं? 36। 6 से काट दिया, 5/6। अगर आपसे पूछता है कि समान अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो समान अंक आने की स्थितियाँ कितनी थी? 6 थी, तो 6/36 हो जाता। यहाँ असमान की पूछी है, असमान अंक आने की स्थितियाँ कितनी है? असमान अंक आने की स्थितियाँ आपकी 30 है, तो 30/36, 5/6 आ गया। इस पर भी कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 2 पासों पर। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके पान का राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगेन, 1 card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is king of heart. अब कितने ताश के पत्ते होते हैं? मैं समझता हूँ सभी को पता होगा, फिर भी एक बार ताश की गड्डी का मैं बता दूँ। जो ताश की गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में कौन कौन से तरह के होते हैं? ये एक तो आपका 2 तो रेड कलर के कार्ड होते हैं, एक तो पान, हार्ट, ये आपका बना होता है इस तरह से, ये पान। एक ईंट होती है, डायमंड, ये इस तरह से बनी होती है। एक फिर चिड़ी होती है, चिड़ी क्लब, और एक हुक्म होता है, स्पेड। चिड़ी आपकी इस तरह से बना होता है डिजाइन, और स्पेड में आपके इस तरह से होता है, ये पान की तरह, और पीछे इसके ये होती है। ये हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते पे इस तरह से बना होता है, और चिड़ी इस तरह से बनी होती है। और ये आपका ईंट और पान के पत्ते हो गए। अब कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। ये तो आपके 4 टाइप के सूट्स कहलाते हैं। तो उनमें पत्ते कौन कौन से होते हैं? उनमें एक तो 1 से लेके 13 तक के नंबर होते हैं।
जैसे यहाँ होते हैं आपके 1 2 3 1 2 अप टू 10। 10 के बाद एक इसमें गुलाम होता है, एक रानी होती है और एक राजा होता है। इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर यहाँ डले होते हैं। फिर एक गुलाम होता है, एक रानी होती है और एक राजा होता है। और इसी तरह से फिर 1 से लेकर 10 तक के नंबर के कार्ड इसमें आएंगे। एक गुलाम आएगा, एक रानी आएगी और एक राजा आएगा। इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर इसमें, फिर एक गुलाम और एक रानी और एक राजा। ये जो तीनों कार्ड नीचे दे रखे, जे आपने लिखा है गुलाम, जे क्यू आपने लिखा है रानी क्वीन और के आपने लिखा है किंग राजा। बेगम और बादशाही बोलते हैं, रानी को आप बेगम भी बोल देते हैं और राजा को बादशाही बोल देते हैं। तो कुल इस तरह से 12 तरह के, वो 52 तरह के पत्ते होते हैं। 4 फ्रूट हैं, 4 फ्रूट में 13 पत्ते होते हैं। 13 पान के पत्ते, पान का रेड कलर होता है। 13 ईंट के पत्ते, वो भी रेड कलर के होते हैं। 13 आपके चिड़ी, वो भी वो ब्लैक कलर के। और 13 हुक्म के पत्ते, ये ब्लैक कलर के। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा था। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके पान का राजा होने की प्रायिकता। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं 52। तो प्रायिकता पान का राजा होने की। तो पान का राजा, पान की तो 13 ही पत्ते थे, उनमें से एक राजा था। तो पान का राजा होने की स्थितियां 1 और कुल स्थितियां 52, तो 1/52 हो गई। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालें, उसके पान का राजा होने की स्थितियां। तो पान के राजा कितने होंगे? 1 होगा उसमें पान का राजा, और कुल पत्ते कितने? 52। तो 1/52 1/52 आ गई। एक और क्वेश्चन। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके लाल पत्ता होने की प्रायिकता। अभी आप देखें दोबारा से, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफिल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। अब रेड कार्ड होने की प्रायिकता, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। अब आप जानते हैं पहले से, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। उनमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई? 52। और लाल पत्ता होने की स्थितियां कितनी हो गई? 26, यानी कि 1/2 प्रायिकता हो गई। लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। फिर आगे देखते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर ईंट की रानी होने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ डायमंड। ईंट की रानी होने की प्रायिकता। अभी तो वैसे ही हो गया जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे। ईंट के कुल पत्ते कितने हैं? 13। उनमें से रानी तो 1 ही होती है। तो रानी होने की स्थिति 1 और कुल स्थिति कितनी है? 52। तो ईंट की रानी होने की प्रायिकता भी कितनी हो गई? 1/52 हो गई। सब क्वेश्चंस में आपको कुल स्थितियां देखनी है और अनुकूल स्थितियां देखनी है। अनुकूल स्थितियां जैसे ईंट की रानी कितने तरह से निकाल सकते हैं आप? ईंट की रानी होती ही 1 है, तो एक तरह से ही कार्ड आएगा। और कुल कितने पत्ते हैं? 52 कर दिया आपने, 1/52 आ गई। 42। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफिल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए कोड कार्ड, यानी फेस कार्ड हो। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? या तो राजा, ये दरबारी यानी कि जो दरबार में बैठते हैं वो दरबारी, राजा या रानी या गुलाम। राजा कितने होते हैं? 4 होते हैं। रानी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कुल 12 पत्ते हो गए। अब कह रहा है एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी होने की प्रायिकता, कोड कार्ड होने की प्रायिकता, फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो ये दरबारी होने की प्रायिकता, दरबारी पत्ता होने की। तो आप ये देखें कि दरबारी पत्ते कितने होंगे? नंबर ऑफ केसेज ऑफ कोड कार्ड, दरबारी पत्ता होने की स्थितियां, और नीचे कुल स्थितियां। तो अभी आपने देखा दरबारी कितने तरह से आ सकते हैं? दरबारी आ रहे हैं आपके पास 12 तरह से, और कुल कितने हैं आपके? 52। 4 से कैंसिल कर दिया, 3/13 हो गया।
तो एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी आने की प्रायिकता हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके राजा या रानी का पत्ता होने की प्रायिकता। अगेन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर ए किंग और ए क्वीन। किंग कितने होते हैं? 4 राजा होते हैं। कौन कौन से 4 राजा होते हैं? पान का राजा, ईंट का राजा, चिड़ी का राजा, हुक्म का राजा, और इसी तरह से 4 रानी होती है। तो वो कह रहा है प्रायिकता किसकी लेनी है आपको? प्रायिकता लेनी है राजा या रानी होने की। राजा या रानी होने की। तो अनुकूल स्थितियां देखें, 4 तरह से राजा और 4 तरह से रानी, और कुल स्थितियां 52। तो ये कितना हो गया? 8/52 हो गया। 4 से फिर काट दिया आपने तो हो गया 2/13। 4 कॉमन चला गया, कैंसिल कर दिया, इतना आ गया। तो इस तरह से ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके राजा या रानी होने की प्रायिकता हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके राजा या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अगेन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर ए किंग और ए स्पेड। अब हुक्म, स्पेड के पत्ते कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 13। और राजा कितने होते हैं? राजा 4 होते हैं, लेकिन एक तो इसमें कॉमन हो गया, हुक्म का राजा। हुक्म का राजा भी तो होगा, तो एक कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ 4 - 1 लिख देते हैं अपन। तो अब क्या लिखें? प्रायिकता निकाला गया पत्ता हुक्म या राजा होने की, स्पेड और किंग होने की। तो कितनी स्थितियाँ हैं? 13 + 3/52। 3 क्यों? क्योंकि एक राजा तो हुक्म के 13 पत्तों में ही आ गया, बाकी 3 राजा और ले लिए आपने। तो ये कितने हो गए आपके पास? 16/52 हो गए। 4 से कैंसिल कर दिया, 4/13 हो गया। दोबारा से देखें। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके राजा या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर ए किंग और ए स्पेड। तो आपने देखा 13 पत्ते हुक्म के हैं, 13 चिड़ी के हैं, 13 पान के हैं और 13 ईंट के हैं। तो 13 पत्ते हुक्म के ले लिए, प्लस अब एक राजा तो इन 13 के साथ ही आ गया, प्लस 3 और हैं एक्स्ट्रा, तो वो 3 पत्ते और लिए। वैसे राजा 4 होते हैं, लेकिन एक राजा अपन पहले इसके संग ही ले चुके, तो इसलिए अपन ने 4 - 1 3 कर दिया। तो कुल पत्ते कितने तरह से, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई आपके? राजा या हुक्म होने की 16, और राजा या हुक्म होने की स्थितियाँ कितनी हो गई? 16, और कुल स्थितियाँ 52। तो 16/52, 4/13 आंसर आ गया। और बढ़ते हैं आगे। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला। एक ज्वारी ने शर्त लगाई कि यह या तो ईंट का पत्ता है, या रानी है, या इक्का है। क्या क्या लगाई? ईंट या रानी या इक्का। दोबारा से, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ए गैम्बलर बेट्स दैट इट इज ए कार्ड ऑफ आइदर ए डायमंड और ए क्वीन और एन एस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग। एस यानी कि इक्का, क्वीन रानी, और डायमंड ईंट। तो ईंट के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। रानी कितनी होती है? रानी 4 होती हैं, लेकिन 4 रानियों में से एक रानी तो पहले ईंट के साथ ही आ गई, तो ये फिर कितनी गिनेंगे अपन? 4 - 1। इसी तरह से इक्का कितने होते हैं? इक्का भी 4 होते हैं, लेकिन एक इक्का तो ईंट के साथ पहले ही आ गया, तो ये कितना आएगा? ये भी 4 - 1। दोबारा से, जो पत्ता निकाला गया है उसको वो ज्वारी शर्त लगाता है कि या तो ये ईंट का पत्ता है, या रानी है, या ये इक्का है। तो ईंट के पत्ते ले लिए पहले आपने 13, फिर रानी और काउंट करें। रानी 4 होती हैं, लेकिन एक रानी तो ईंट के 13 पत्तों में पहले से ही आ गई, तो अपन ने 3 और जोड़ेंगे। तो कुल पत्ते, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? 13 + 3 + 3। इसी तरह इक्का 4 होते हैं, लेकिन एक इक्का तो आपने ईंट के साथ गिन लिया, तो 3 और लेने पड़ेंगे। तो कितने हो गए? 13 + 3 16 + 3 19। तो देयरफॉर अभिष्ट प्रायिकता ईंट या रानी या इक्का होने की 19/52। ये आंसर आ गया आपका।
तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला और कोई ज्वारी है, गैम्बलर है, वो शर्त लगा रहा है कि या तो ये ईंट का पत्ता है, या रानी है, या इक्का है, तो क्या प्रायिकता है उसके जीतने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियां देखी आपने। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 13 + 3 + 3, 16 और 3 19, और कुल स्थितियां 52 नहीं, तो 19/52 आ गया। अगला क्वेश्चन, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 और मोर देन 10 ऑन 2 डाइस टॉस्ड। ये अपन ने देख लिया था कि योग कितना हो सकता है। योग आपका कम से कम दो पासों को जब उछालते हैं, एक पासे पर अंक 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पासे पर भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। जब दोनों पासों पर आए अंकों का योग करेंगे तो कम से कम योग तो होगा 2, 1 + 1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 12। तो योग की स्थितियाँ क्या क्या बनती हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये स्थितियाँ अपन ने याद कर ली हैं। 2 कितने तरह से आता है, इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिख लेते हैं। 2 एक प्रकार से आता है, 3 2 प्रकार से, 4 3 प्रकार से, 5 4 प्रकार से, 6 5 प्रकार से, 7 6 प्रकार से, 8 5 प्रकार से, फिर 9 ये 4 प्रकार से, 10 3 प्रकार से, 11 2 प्रकार से, 12 1 प्रकार से। कौन कौन से आते हैं ये सब अपन ने पिछली से पिछली क्लास थी जो, उसमें सैम्पल स्पेस बनाया था, फिर सबको जोड़ा था। तो ये सारे केस आपको लिखने हैं। तो कुल स्थितियाँ तो कितनी है? 36। और ये अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई? 10 या 10 से अधिक आने की स्थितियाँ। तो 10 या 10 से अधिक स्थितियाँ कौन सी हो गई? ये वाली नीचे 3 2 1। और अगर ये टेबल याद नहीं है तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। अलग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुल स्थितियों की संख्या पहले, कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? 36। अब योग 10 या 10 से या बड़ा होने की अनुकूल स्थितियाँ। क्वेश्चन तो कर लिया आपने। क्वेश्चन तो कौन सा है वो आपने याद कर रखा है पहले से। क्या याद कर रखा है कि 10 आने की स्थितियाँ 3 है, 11 आने की स्थितियाँ 2 हैं, 12 आने की स्थितियाँ 1 है। और अगर ये याद नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 10 होने की स्थितियाँ कौन कौन सी हो गई? 6 4 5 5 4 6। दो पासों को उछालेंगे, एक पासे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आएगा, दूसरे पासे को उछालने पर भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आएगा। तो ये 3 स्थितियाँ हो गई। 11 आने की स्थितियाँ कौन सी हो गई? 11 की आने की स्थितियाँ लिखते हैं आप 5 6 6 5। और फिर 12 आने की स्थितियाँ लिखेंगे तो 12 आने की स्थितियाँ कितनी हो गई? 6 या 6। योग कैसा हो? 10 या 10 से बड़ा हो। 10 या 10 से बड़ा यानी कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो उनकी स्थितियाँ काउंट की 6 हो गई। और कुल स्थितियाँ आपकी 36 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 10 या 10 से बड़ा होने की प्रायिकता। तो 6/36 यानी कि 1/6 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। जो सैम्पल स्पेस आपने अब क्लास में बनाए हुए थे उनसे बाहर अपने कुछ भी नहीं आना है। जो 10 तक का सिलेबस है, जिन्हें एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में जो क्वेश्चन अपने ये हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लें। और कोई चेंज भी होगा तो इन्हीं में से होगा। आप देख सकते हैं एक सैम्पल स्पेस पर कितने भी क्वेश्चन बना लें। तो आप जैसे भी सैम्पल स्पेस आपको आ जाएगा तो उससे वो क्वेश्चन की अनुकूल स्थितियाँ आप गिन लेंगे, और अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। याद रक्षा चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर विल कंटेन 53 संडेज। ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में देखें कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 × 52 + 1 यानी 7 × 52 364 डेज हो गए। 364 दिन प्लस 1 दिन, तो 3 मतलब 52 सप्ताह हो गए। तो 52 बार तो सारे दिन आएंगे ही आएंगे। 52 सोमवार आएंगे, 52 मंगलवार आएंगे, 52 बुधवार आएंगे, 52 बृहस्पतिवार आएंगे, शुक्रवार आएंगे, शनिवार आएंगे, रविवार आएंगे।
अब एक दिन बच गया, तो बचा एक दिन कौन सा होगा? ये बचा एक दिन, अपन ये देख रहे हैं कि जो 365 दिन वाला साल है उसमें 52 हफ्ते होंगे, 52 हफ्ते होंगे, 52 वीक हो गए, और एक दिन और बच रहा है। तो 52 हफ्ते हो गए तो 52 बार तो सारे डेज आ जाएंगे। अब बचा हुआ एक दिन कौन सा हो सकता है? ये रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। दोबारा देखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए कि 53 रविवार, 53 रविवार कब होंगे? 52 रविवार तो पहले से ही हो गए, बचा हुआ एक दिन फिर रविवार हो जाए तब वो 53 रविवार होंगे। तो बस यही लिख देते हैं अपन। प्रायिकता साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की, तो 53 रविवार होने की मतलब है बचा हुआ एक दिन रविवार होने की, बचा एक दिन, यानी कि जो ऑड डेज कह सकते हैं, बचा एक दिन रविवार होने की। अब बचे एक दिन की कितनी स्थितियां हैं? 7 स्थितियां बन रही हैं, देख सकते हैं आप। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 स्थितियां हैं। 7 स्थितियों में रविवार कितनी बार आ रहा है? एक बार रविवार आ रहा है सिर्फ, ये रविवार है एक, बाकी तो कोई रविवार दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आ जाएगी फिर यहाँ प्रायिकता? अनुकूल स्थितियां 1 आ गई, कुल स्थितियां 7 हो गई, तो 1/7 आ गए। और अगर आपसे पूछता कि 53 सोमवार होने की, तो बचे 7 दिन में सोमवार भी एक बार आ रहा है, तो सोमवार होने की भी कितनी होती? 1/7 होती। आपसे ये पूछता कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7, 53 सोमवार होने की वो भी 1/7, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता वो भी 1/7, 53 बुधवार होने की प्रायिकता वो भी एक साथ। इस सबको आप लिख के याद कर लें। एक साधारण वर्ष में नंबर 1 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/7। और आपसे पूछा कि 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, वहाँ आपने देखा था मंगलवार भी एक ही बार आ रहा है, हर दिन एक बार आ रहा है। बचा हुआ एक दिन है, तो बचा हुआ एक दिन आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कुछ भी हो सकता है। तो प्रत्येक दिन के बचने की 1/7। और जब एक दिन अगर मंगलवार बच रहा है, 52 मंगलवार तो पहले ही हो गए, क्योंकि 52 सप्ताह हो गए थे। बचा हुआ एक दिन मंगलवार और हो गया, तो 53 मंगलवार और हो गए, तो 1/7। यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं, 53 बुधवार होने की प्रायिकता वो भी 1/7 आएगी। सोमवार छोड़ दिया है, सोमवार भी लिख देता हूँ, 53 सोमवार होने की प्रायिकता। साधारण वर्ष में चल रहा है सारा, ये लीप वर्ष में नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे। 53 रविवार होने की 1/7, मंगलवार होने की 1/7, सोमवार होने की 1/7, बुधवार होने की 1/7, और आपसे पूछा 53 बृहस्पतिवार होने की, गुरुवार होने की प्रायिकता वो भी आपकी 1/7। फिर आपसे पूछा 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता। तो कोई भी दिन हो, ये आपको याद करके रखना है। ये मैं पर्पजली लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। 7 53 शनिवार होने की प्रायिकता, वो भी कितना हो गया? 1/7। जो क्वेश्चन अपन क्लास में कर रहे हैं वो सारे सामान्य क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 सिक्कों को उछालने पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देखेंगे। 3 सिक्कों को उछालने पर, 1 पासे को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर, इसी तरह से बन गया कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7, 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया याद रक्षा, चुने गए एक साधारण वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर विच कंटेन्स 52 संडे, विल कंटेन 52 संडे, यानी कि 52 रविवार होने की। अभी आप देख रहे थे 365 दिन थे,
365 दिन में जब आपने 7 से भाग दिया था 365, ये हो गया 7 × 52 + 1, तो ये 52 सप्ताह हो गए। 52 सप्ताह होने का मतलब है प्लस एक दिन बच गया, एक विषम दिन बच गया, ऑड डे बच गया। तो 52 सप्ताह होने का मतलब है कि 52 रविवार हैं, इसमें 52 सोमवार हैं, 52 मंगलवार हैं, 52 बुधवार हैं, 52 बृहस्पतिवार हैं, 52 फ्राइडेज हैं, 52 संडे हैं, 52 सैटरडे हैं, यानी कि हर डे 52 बार आ गया। तो ऐसा लगता है 52 है तो 52 तो होंगे ही होंगे, 52 होंगे तो प्रायिकता 1 हो जाती है। 100% अकरेंस की प्रायिकता, सदैव संभव घटना की प्रायिकता तो 1 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, फिर लिख देता हूँ एक बार। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष कौन सा है जिसमें 365 दिन है, 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 तो रविवार हो ही गए, लेकिन फिर क्या, क्यों पूछा है क्वेश्चन ये, फिर इसलिए पूछा है कि बचा हुआ एक दिन है वो रविवार नहीं हो जाए। अगर वो रविवार हो गया तो 53 रविवार हो जाएंगे। 52 रविवार तो हैं ही, हर साल में 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो 52 रविवार हमेशा होंगे। लेकिन अगर वो बचा हुआ एक दिन भी रविवार हो गया तो 53 हो जाएंगे। तो अपन को ये केस लिखना है कि बचा हुआ एक दिन रविवार नहीं हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बचा एक दिन रविवार ना होने की। तो बचा एक दिन रविवार नहीं हो, वो बचे हुआ एक दिन कितने तरह से लिखा था आपने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये लिखा था 7 तरीके से। इसमें रविवार कितने तरह से आ रहा है, एक तरह से आ रहा है। और कितने तरह से नहीं आ रहा, 5 तरह से नहीं आ रहा। तो इतने केस में तो 52 रविवार ही होंगे, और ऊपर वाले केस आ गया तो 53 रविवार हो जाते। तो इसका मतलब है अब यहाँ क्या लिखेंगे, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 6 और ये 7, यानी कि 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7 हो गई। आपसे पूछता 52 सोमवार होने की, तब भी 6/7 होती। फिर लिख देता हूँ सारे एक बार ये। एक साधारण वर्ष में नंबर 1 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी लिखी है आपने, 6/7। अब 52 सोमवार पूछेंगे तब भी 6/7 आएगा। 52 सोमवार होने की, ये भी आपका कितना आ गया, 6/7 आ गया। 52 मंगलवार होने की, 52 मंगलवार होने की प्रायिकता, ये कितना हो गया, ये भी 6/7 आ गया। 52 बुधवार होने की प्रायिकता, 52 बुधवार होने की, ये भी 6/7 आ गया। फिर 52 बृहस्पतिवार होने की, 52 थर्सडे होने की, ये भी 6/7 आ गया। 52 शुक्रवार होने की था, ये भी 6/7 हो गई। और इसी तरह से 52 शनिवार होने की प्रायिकता, ये भी 6/7 हो गई। तो ये अपन ने समझ लिए, और समझने के साथ इन सबको आप याद करके रखेंगे कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 और 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, अभी क्वेश्चन और भी करने हैं इसमें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं। सभी को नमस्कार।